तो बच्चों, ये कहानी से शुरुआत होगी आज की पढ़ाई। जैसे कि आप लोगों को पता है, हर कहानी में दो दोस्त होते हैं। हमारी कहानी में दो दोस्त हैं जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्रता से रहते थे। दोनों साथ मिल करके भी पढ़ाई करते थे। ये उस दिन की बात है जिस दिन उन्हें उनकी कक्षा पे साइंस के एक टॉपिक पे उनके विषय में चर्चा की जा रही। तो उस चर्चे के दौरान बेल बजी, बच्चे खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते उन्हीं दो विद्यार्थियों के बीच जो घनिष्ठ मित्रता की चर्चा थी, उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई हो गई उसी टॉपिक पे जिस टॉपिक में उन्होंने क्लास में अटेंड किया था। तो इस पे क्या होता है कि उन दोनों में बातों बातों में लड़ाई होते होते वो एक दूसरे से इतने लड़ पड़ते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को खींच करके अपनी ओर ले आता है। जैसे कि जैसे इस बच्चे को उसने खींच करके अपनी ओर इस तरीके से वो अपने दोस्त को खींच कर ले आता है। जैसे वो उसके पास खींच के लेकर के आता है तो वो दूसरे दोस्त उसको इस तरीके से धक्का लगाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और हमारे टॉपिक का विषय है फोर्स, जिसे हम हिंदी में बल भी कहते हैं। बच्चों, तुम्हें पता होगा कि जब भी हम फोर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि फोर्स लगाना है, यानी कि किसी चीज को धक्का देना है। बट फोर्स का मतलब न सिर्फ धक्का लगाना है, इट इज अ पुलिंग और पुशिंग एक्शन ऑन बॉडी। ओके बच्चों, तो फोर्स मीन्स इट इज अ पुलिंग और पुशिंग एक्शन। नॉट ओनली वी पुल और पुश, it may be pull or pushing action on a body. Let us discuss what are the effects of force. अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके बदले में उस बॉडी में क्या बदलाव होगा, उससे हमें क्या रिजल्ट आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जिन बच्चों को लगता है कि इस चैप्टर से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, ये टॉपिक जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर्स के इसी टॉपिक से ही पूरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है, जैसे मान लो एक रबर का बॉल है, आप उस रबर बॉल पे फोर्स लगाएंगे तो उस रबर बॉल पे क्या होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो पिचक जाए। अगर मैं कहूँ कि वो पिचकेगा नहीं बल्कि वो खिंच जाएगा, तो आप मेरे बात से सहमत है ना, क्योंकि फोर्स क्या होता है, ना कि सिर्फ पुश, इट इज ऑल्सो अ पुलिंग एक्शन। तो अगर एक छोटे से रबर बॉल को अगर हम खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा, और अगर हम उसे दबा देते हैं तो वो पिचक जाएगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरी उदाहरण और दूसरी इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। सपोज एक बॉडी रेस्ट पे, रेस्ट मतलब बॉडी रुका हुआ है एंड हम उस पर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, बॉडी मोशन पे आ जाएगा। तो ये भी एक फोर्स का इफेक्ट हुआ क्या ना बच्चों। सो object which is laying at rest, है ना बच्चों। हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अब अपने पोजीशन पे नहीं रहता है, इट चेंज इट्स पोजीशन। सिमिलरली क्या हम इसके रिवर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं इफेक्ट के बारे में। जैसे कि मान लो एक बॉल हमारे तरफ चला आ रहा है, ये फुटबॉल है और ये लड़का खड़ा है। अब ये अगर बॉल इसकी तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, अगर ये बॉल को रोकना चाहेगा तो ये क्या करेगा, ये उस पर फोर्स लगाएगा अपने पैरों से या अपने हाथों से, तो ये बॉल रुक जाएगा। ये भी एक इफेक्ट हो गया फोर्स का। सो इट कैन stop or moving
क्रिकेट भी खेलते हैं। मान लो एक बॉल में छक्के लगाने हैं, एक बॉल में 6 रन की ज़रूरत है। बैट्समैन क्या करेगा, बॉलर बहुत तेज़ी से बॉल फेंकेगा और बैट्समैन क्या करेगा, सीधा। तो इससे उसने बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल में क्या बदलाव हुआ, क्या हमने ये जो 3 चीज़ें पढ़ा उनमें से कुछ बॉल में प्रभाव हुआ। पहले हमने क्या पढ़ा था कि बॉल का शेप चेंज हो जाएगा। क्या क्रिकेटर के बैट्समैन के बैट से हिट करने से, फोर्स लगाने से बॉल का शेप चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो ड्यूस बॉल होता है, काफ़ी कड़क। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन पे आ जाएगा। तो क्या बॉडी रेस्ट से मोशन पे गया बॉलर के द्वारा बॉल फेंकने और बैट्समैन के द्वारा बैट से हिट करने पे? वो भी नहीं हुआ। क्या बॉल मोशन से रेस्ट पे चला जाएगा? बताओ बच्चों, क्या हम बैट्समैन जब बैट को हिट करेगा बाउंड्री की तरफ, कुछ समय के बाद बॉल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये हुआ ना उसका एग्जाम्पल। और एक इफेक्ट होगा उस बॉल पे, जो कि हमारा 4th नंबर इफेक्ट। क्या है वो इफेक्ट? इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। तो देखा ना आपने मैंने कैसे आईपीएल मैच के छोटे से बैट्समैन और बॉलर के हिट करने से ही, तो इस तरीके से हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को याद रख सकते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक रबर की बॉल गेंद दिया, छोटा सा रबर का बॉल है, रबर का बिल्कुल सॉफ्ट रबर का बना हुआ। तो इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट बॉल, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉल और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इफ ए बॉडी इज मूविंग, देन if a person applied force on the moving object, it will stop. And its vice versa is also true. Suppose an object is at rest, so it will start moving when we apply the force. Yes or no? And similarly, the example for the batsman. If a batsman hits the ball towards the boundary, the ball comes to at rest, as well as the direction of the ball gets changed. So ये सारे effects force के होते हैं। अब आ जाते हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? फोर्स के 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 नॉन। पहले हम समझते हैं कि कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्टैक्ट मीन्स बॉल लगाना ना बच्चों, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में कॉन्टैक्ट का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फिजिकली इन टच। फिजिकली मतलब जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से बिल्कुल कांटेक्ट पे हो, बिल्कुल टच किया हो फिजिकली, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट, मान लो हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से फोर्स लगा रहा है जिसमें कि एक बॉडी जिस पे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो दोनों एक दूसरे से टच पे नहीं है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं है, उसी को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड बेस्ड ऑन दिस टाइप्स इट इज अगेन क्लासिफाइड। सो पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 कांटेक्ट फोर्स के बारे में, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स सबसे पहले हम जानते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। दैट इज फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या है? जैसे मान लो मैं इस डस्टर पे फोर्स लगाया, ये मैंने फोर्स लगाया। अब देखो जब फोर्स लगाया तो वो आगे बढ़ गया और कुछ समय के बाद वो क्या होगा, रुक गया। क्यों रुका भाई? इसी तरीके से अगर मैं इस चौक को फोर्स लगाता हूँ, ये भी रुक जा रहा है। इस पे फोर्स लगाने के बाद ये भी रुक जा रहा है। जब तक फोर्स लग रहा है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे फिर आगे जाकर के रुक जा रहा है। अगर ये ना समझ में आए, हमें इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल। मान लो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को दो दोस्त फोर्स लगा और दोनों ही पुश कर रहे हैं।
तो अगर इस बॉडी को ये बंदा जितने फोर्स से पुश कर रहा है, ये भी बंदा उसी ही फोर्स से पुश कर रहा है, तो अगर F1 = F2 हो तो मुझे बताओ इस बॉडी का पोजीशन क्या होगा? वो सेम ही रहेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आप भी जितना धक्का लगा रहे हैं उधर से भी उतने ही फोर्स लग रहा है, तो बॉडी में कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा। इससे क्या पता चला कि आपके फोर्स का डायरेक्शन और उसके फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होने से बॉडी मूव नहीं करता है। तो क्या ऐसा कुछ इसमें हो रहा है? क्या ऐसा कुछ इसमें हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इट विल स्टॉप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर के रुक गया। रुकने के लिए भी फोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप तो होता नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कंसेप्ट आता है। जैसे मान लो कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, अरे ये कंघी नहीं है, ग्राउंड है भाई। और ये बॉल है जिस पे हम फोर्स लगाएं, यहीं से जब ऐसे ही हम इस पे फोर्स लगाएं, ये बॉल थोड़े दूर जाकर के रुक जाएगा। तो इसका वजह क्या है रुकने की? क्योंकि आपको पता है रुकने के लिए भी फॉर स्टॉप फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट। अब यहाँ से तो हम टुवर्ड ईस्ट फोर्स लगा रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इधर कौन है जो उसको ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है? दैट इज फ्रिक्शन। और यहाँ कौन है? दिस ग्राउंड इन विच द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट। ये वही ग्राउंड से फोर्स लग रहा है ऑपोजिट की तरफ जिस पे वो बॉल कॉन्टैक्ट बना के रखा है। एंड दिस ऑपोजिट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? क्योंकि फ्रिक्शन ही कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप है। एंड फ्रिक्शन पे बॉल या ऑब्जेक्ट रुकता है। फ्रिक्शन की वजह से ही हर चीजें रुक जाती है। इधर व्हेन यू वॉक और द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड और एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या है? इट इज एन ऑपोजिट फोर्स। इट इज एन ऑपोजिट फोर्स which opposes the body to move, and it is always act opposite to the direction of motion of the body. बॉडी का मोशन जिस तरफ होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। मान लो इसी बॉल को अगर हम टुवर्ड लेफ्ट फोर्स लगाएंगे, सो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ये बॉल जो कि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट पे है, अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन से है। ये हो गया अप्लाइड फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शन। तो क्या जब यहाँ हम बॉल को पुश करेंगे, बॉल जब इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ का फ्रिक्शन नहीं होगा? होगा, बट ये जो फ्रिक्शन होगा इस अप्लाइड फोर्स से कम होगा। This friction force is less than the applied force, and gradually friction force becomes increased and applied force decreases. So finally, when friction force is greater than applied force, then it comes to rest, or when friction is equal to applied force, it comes to rest. समझ में आ गया बच्चों? तो ये था फ्रिक्शन के बारे में। अब आ जाते हैं दूसरे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। अब दूसरे टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं जिसका नाम है मस्कुलर। दिस फोर्स इज जनरली अप्लाइड बाय एनिमल और ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बुलक कार्ट पे बुल पुल करता हुआ कार्ट को ले चलता है अपने साथ, और उसमें बैठा हुआ सवार उसके साथ भी चलने लगता है। दैट इज द मस्कुलर फोर्स। इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को जिम पे जाकर के पहलवानी करते हैं, बड़े बड़े डंबल्स उठाते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे। तो उसको उठाने के लिए
उसको पुल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है। और वो फोर्स हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ से। यह तो बहुत कम है, आपसे भी कम होगा, बट इसी को बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है। नंबर 3, स्प्रिंग फोर्स। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग, आपको पता होगा स्ट्रिंग का मतलब, आपको पता ही है स्ट्रिंग का मतलब एक रस्सी या फिर एक वायर। तो इस स्ट्रिंग पे क्या होता है? जैसे मान लो एक स्प्रिंग और इस पे मैंने लोड लगा दिया, ठीक है। जैसे ही लोड इस पे लगेगा, ये स्प्रिंग धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये स्प्रिंग धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा, ये कब तक नीचे आएगा? क्या पूरा नीचे ही चला जाता जाएगा? नहीं, ये कुछ डिस्टेंस कवर होने के बाद, इस स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज होने के बाद ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। अब देखो, जब ये बॉडी मूव कर रहा है मतलब इस पर कुछ एक फोर्स लग रहा है, तभी ये मूव कर रहा है। अब मूव करने के बाद आफ्टर सम टाइम ये रुक रहा है। इसका मतलब क्या है? इस पे फिर भी एक फोर्स लग रहा है जो इसे रोक रहा है, जो उसे खींच रहा है, वरना ये तो नीचे ही चला जाता है। That force which pull this box, which is exerted by this wire or string, that is known as spring force. That is known as string force. ठीक है? So these all are the types of contact force: friction force, muscular force, and string force. अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दूसरे टाइप के फोर्स के बारे में हम आ जाते हैं, जिसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स। आप सभी बच्चों को मैग्नेट क्या करता है? पुश और पुल करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है। यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है ना, अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, पुश करना या पुल करना, यही तो फोर्स है मेरे भाई। एंड इफ दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको पता होगा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ, अगर हम इस तरीके से दो मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा? मैग्नेट पे ये दो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे पे पुलिंग फोर्स लगाएंगे, जिससे ये दोनों आकर के एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। कुछ इस तरीके से यही तो होगा। ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। So here the force is exerted by the magnet, that is known as magnetic force. अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के फोर्स पे। क्या मैं कहूँ कि मुझे मार्स में कोई खींच रहा है, क्या मैं कहूँ कि मैं उस फैन पे लगे, सीलिंग पे लगे फैन को खींच रहा हूँ, मीन्स आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट फैन। इफ आई से दिस बोर्ड इज पुलिंग मी, आर यू एग्री विथ मी? क्या आपको यकीन लग रहा है कि ये सब फैक्ट है? यस बच्चों, इन दिस यूनिवर्स द ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास। जिस भी बॉडी का मास होता है वो बॉडी दूसरी बॉडी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। दिस इज द फैक्ट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए किसकी जरूरत है? बॉडी में मास। और बच्चों देखो, जिसको भी हम बॉडी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उस पर मास होता ही है। मास का मतलब होता है दैट
अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस, यानी कि जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो बॉडी, उसको जब हम कंबाइंडली बोलेंगे तो दैट इज मास। तो दुनिया में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि बिना मास का बना हो। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ। इवन यहाँ पे टेबल चेयर जितने हैं सब कुछ हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कैसे क्या रीज़न है कि वो दोनों एक दूसरे के पास चिपक नहीं रहे, जैसे मैग्नेट में होता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है जिसका इफेक्ट हम नहीं देख पाते। बट यही मास अगर बहुत बड़ा हो जाए, लाइक अर्थ एंड सन, लाइक अर्थ एंड सन, लाइक अर्थ एंड अ बॉल, क्या होगा आपको पता ही है कि अगर इस डस्टर को हम ऐसे छोड़ें तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। भैया हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं, मान लो ये है हमारा गोला अर्थ, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ सरफेस पे, ना कि यहाँ। तो अगर हम इस सरफेस पे हैं और अगर मैं एक बॉल को छोड़ूं तो वो बॉल कहाँ जाएगा, की तरफ, नीचे ही की तरफ जाएगा। तो ये बॉडी जो है यहाँ पे रेस्ट पे है, अब जैसे ही मैं इसे छोड़ दूँ तो ये बॉल मोशन पे आ जाएगा। एंड दिस आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, इट स्टार्ट मूविंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है, अर्थ इज अप्लाइड। This is the only reason why when we throw an object upward or why when we fall an object, the object move toward the earth's surface. The object move toward the earth's surface. So the force of attraction due to the masses of the body. It is the force of attraction due to the masses of the body. And one more important thing about gravitational force is it is only a force of attraction. इस पे कोई भी रिपल्सन फोर्स या पुशिंग फोर्स या पुश नहीं होता। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वी कांट पुश एन ऑब्जेक्ट, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना होगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली एंड दिस इज ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप, नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मुझे बताओ, पढ़ाई करते करते क्लास में कौन कौन बदमाशी नहीं करता? नहीं करते, सब करते हैं। यहाँ एक बदमाशी से मैं बताता हूँ उसको। आपको पता होगा वो जो रूलर होता है जिसे आप स्केल बोलते हो मगर उसे रूलर कहा जाता है, उस रूलर को अगर आप अपने सिर पे, बाल पे घिसते हैं, रब करते हैं और छोटे छोटे पेपर्स के सामने रखते हैं तो क्या होता है, वो पेपर खींचा चला आता है, इट स्टिक विद द रूलर। Now the paper start moving from your palm or from the surface towards the ruler. What does it mean? It means there is a force which is attracting the paper, or the force is applied by the ruler to attract the paper. That is the type of force which is known as electrostatic. क्या हम उसे टच करते हैं? टच नहीं। मैग्नेटिक की तरह दूर से रखते हैं तो वो उसको पुल कर लेता है, it attracts. So, what is electrostatic force? The force of attraction, the force due to the charge of the body, due to the charge of the body में normally जो चार्ज होते हैं, that चार्ज की वजह से बॉडी एक दूसरे को पुल करती है या पुश करती है, and these are non-contact. Without touching, without physically in contact, that object pulls it. That paper is attracted
That type of force is known as electrostatic force. So now student, we come to end our topic, that is about force, and in the next part of the video I will cover the next part of this chapter, which is pressure. So I hope all of you like this video. For this, like, subscribe and hit the bell icon to get the notification for the next video. Thank you.